हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। सो जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ हमने एडिटोरियल इनसाइट्स क्यों स्टार्ट किया, ताकि हम कॉम्प्रिहेंशन वोकैब और एनालिसिस पार्ट्स पर फोकस कर सकें। क्योंकि बैंक एग्ज़ाम्स में कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबलरी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम अगर आपकी ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप एग्ज़ाम को में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो इसीलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। एडिटोरियल इनसाइट्स आपको 10 AM मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होगा, तो आप रेगुलरली इसको फॉलो कीजिए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी स्किल्स इम्प्रूव होंगी। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होगा जब आप मॉक्स अटैम्प्ट करेंगे और उसमें स्कोर में आपको चेंज जो है वो दिखाई देगा। तो एडिटोरियल्स ही क्यों हमने चूज़ किए, क्योंकि एडिटोरियल्स में जिस टाइप के पैसेजेस एग्जाम्स में आते हैं, एडिटोरियल्स में भी उसी टाइप की लैंग्वेज होती है। तो उसको अगर हमें पढ़ने की आदत है तो उससे हमारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। ठीक है, वोकैबुलरी स्ट्रेंथन होगी क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स हमें मिलेंगे, डिफरेंट फ्रेजेस दिखेंगे और उनके मीनिंग्स हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फॉर्डर पॉइंट्स भी हमें मिलेंगे। फॉर्डर पॉइंट्स ऐसे इंफॉर्मेशन जो आप अपने एसे में या फिर लेटर में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन होता है उसमें आप लिखेंगे, तो वहाँ आपकी हेल्प होगी। उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो एडिटोरियल्स में कई बार डिस्कस होते हैं और उनके ऊपर कई बार व्यूज़ पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू देते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो वोकैबुलरी कि पहले हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और फिर एंड में वो जो भी जितने भी वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, PDF भी उसका मिल जाएगा। उसके अलावा टोन पर्पस सेंट्रल आइडिया, जब हम कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करेंगे तो हम अभी स्टार्टिंग में तो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि एडिटोरियल का क्या कहना चाहता है पैसेज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम टोन पर्पस सेंट्रल आइडिया ये भी डिस्कस करेंगे जिनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो क्योंकि ये एडिटोरियल इनसाइट फोकस करता है इंग्लिश सेक्शन पे, अगर आप GA सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर। तो ये लेट्स स्टार्ट टुडेज पैसेज। अब उसमें इसको स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। ये है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। ठीक है, आपने सुना होगा। तो RBI क्या करता है, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करती है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड, अगर इंटरेस्ट रेट्स को क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करना है, क्योंकि RBI कंट्रोल करना चाहती है इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है। अब इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई हाई है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी है, यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और इसमें हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी महंगाई हो रही है। और अब अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के लिए। तो इंटरेस्ट रेट्स को मैनिपुलेट करके जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें मनी सप्लाई लो रखनी है या रिड्यूस करनी है तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम रिड्यूस करते हैं मनी सप्लाई इकोनॉमी में, तो जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके प्राइसेस डिक्रीज होंगे और इन्फ्लेशन कम होगी। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल बेसिक जो हमें समझना है उतना ही समझना है, क्योंकि हमें मॉनेटरी पॉलिसी नहीं समझनी, क्योंकि हमारा फोकस है इंग्लिश पे। तो इतना हमें समझना है कि RBI इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पर हम सिर्फ एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट्स जब वो डिसाइड करता है तो वो उसके थ्रू मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है उसको डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। मनी सप्लाई हाई है तो इन्फ्लेशन होती है, और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो जो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि जो अवेलेबल मनी है मार्केट में वो कम हो जाए, जिससे प्राइसेस कम हो। ठीक है, तो ये एक हमने बेसिक आइडिया ले लिया। चलो अब इसको एक बार आप
एक बार आप रीड करके देख लो पूरा और फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, सेकंड पेज, ठीक है, थर्ड, ओके। तो पहले एक बिना किसी डिक्शनरी की हेल्प किया, बिना मीनिंग्स देखे एक बार खुद रीड करने से एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि कितना हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा बेटर रहता है कि आप पहले एक बार खुद रीड करें बिना मीनिंग्स को देखें और फिर बाद में फिर चेक करें जो भी मीनिंग्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज लेटेस्ट डिसीजन टू एक्सटेंड द पॉज इन द RBI's monetary tightening while staying focused on the withdrawal of accommodation reflects the rate setting panel's reassuring resolve to keep inflation front and center of its approach to policy। तो ये इसके लिए ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करता आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, पर और भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये वर्क करता है। तो देखते हैं। ठीक है, टू एक्सटेंड, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके डिसीजन क्या था, एक्सटेंड द पॉज इन RBI's मॉनेटरी टाइटनिंग। तो जो पॉज था मॉनेटरी टाइटनिंग में, जो पॉज था उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना। ठीक है, मॉनेटरी टाइटनिंग, जो इकोनॉमी में मनी अवेलेबल है उसको कम करना। ठीक है, तो जो RBI इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर रही थी उसको पॉज किया गया था और वही एक्सटेंड हो गया, यानी कि जो मनी सप्लाई है उसको और कम नहीं किया जा रहा, वाइल स्टेइंग फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन जो RBI है उसका फोकस किस पे है, उसका फोकस अभी भी, एक तो पहले तो पॉज जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो पॉज्ड है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज नहीं किए जा रहे, मनी सप्लाई को कम नहीं किया जा रहा, साथ ही साथ फोकस किस पे है, वाइल स्टेइंग फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। अब जब मॉनेटरी पॉलिसी में कहा जाता है एकोमोडेटिव स्टैंस कब होता है, जब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है, तो उसका विड्रॉल, यानी कि जो RBI है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के फेवर में नहीं है। ठीक है, सो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। अब विड्रॉल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वापस लेना। ठीक है, तो जो एकोमोडेशन था, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में एकोमोडेशन का मतलब होता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, तो उसको विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, उसी के ऊपर फोकस है कि की एकोमोडेशन को विड्रॉ करना है। ओके, अब इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है, इट रिफ्लेक्ट्स का मतलब इट शोज या फिर इट इंडिकेट्स, क्या बताता है कि द रेट सेटिंग पैनल्स रीअश्योरिंग रिजॉल्व टू कीप इन्फ्लेशन फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स अप्रोच। कि जो रेट सेटिंग पैनल है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेट सेटिंग पैनल है, और उनका रीअश्योरिंग रिजॉल्व, रीअश्योरिंग मतलब समथिंग दैट गिव्स कॉन्फिडेंस, कोई चीज़ ऐसा जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, जिससे आपको आपकी चिंता कम हो। ठीक है, तो रीअश्योरिंग, तो रीअश्योरिंग रिजॉल्व क्या होता है, डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो टू कीप इन्फ्लेशन फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स अप्रोच। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसीजन लिया, इससे ये पता चलता है कि उनका जो पूरा जो दे आर डिटरमाइंड टू कीप इन्फ्लेशन फ्रंट एंड सेंटर। फ्रंट एंड सेंटर मतलब कोई चीज़ बिल्कुल कोई चीज़ आप सामने रखते हो, फ्रंट एंड सेंटर, यानी कि आप उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे, टू कीप इन्फ्लेशन फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स अप्रोच टू पॉलिसी, यानी कि उनका फोकस किस पे है, इन्फ्लेशन पर ही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फोकस है इन्फ्लेशन पे। ओके, तो ये हमने इतना समझा यहाँ तक। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास वॉज अनइक्विवोकल इन असर्टिंग। अब अनइक्विवोकल मतलब वेरी क्लियर। कोई चीज़ आप जब अनइक्विवोकल होकर कहते हो तो आप बिल्कुल क्लियरली कहते हो, बिल्कुल स्ट्रांगली, फर्मली कहते हो। तो उन्होंने क्लियरली क्या कहा, अनइक्विवोकल इन असर्टिंग। असर्ट इज टू पुट फॉरवर्ड समथिंग। ठीक है, स्ट्रांगली कोई चीज़ पुट फॉरवर्ड करना। इन
that the best contribution of monetary policy to the economy's ability to realize its potential is by ensuring price stability. उन्होंने क्या कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होगा इकोनॉमी में, क्या होगा, टू रियलाइज इट्स पोटेंशियल. अब अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इकोनॉमी को भी उनका फोकस इकोनॉमी को ग्रो करने पर भी होता है, तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है कि जो इकोनॉमी है उसका पोटेंशियल रियलाइज हो, यानी कि उसका पोटेंशियल जो है वो अचीव कर पाए, इस कैसे होगा वो, बाय इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइसेस जो है जिसकी हम बात करते हैं इकोनॉमी में, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहे. तो अगर वो स्टेबल है तभी इकोनॉमी जो है वो अपना पोटेंशियल अचीव कर सकती है. ठीक है, तो रियलाइज़ का मतलब क्या होता है? रियलाइज़ होता है एक तो कि मैंने ये रियलाइज़ किया, नहीं मैंने ये मुझे ये इस बात का पता चला या ऐसा महसूस हुआ. बट रियलाइज़ का मतलब यहाँ पर अलग है. टू रियलाइज़, ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, और रियलाइज़ वर्ब यहाँ पर क्या मीनिंग कन्वे कर रही है कि किसी चीज़ को रियल बना देना. ठीक है, टू रियलाइज द पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल है उसको रियलिटी में चेंज करना. तो वो कैसे होगा वो हमने अभी डिस्कस किया, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके. द MPC's recent unwavering focus on price stability is informed largely by its mandate to achieve the consumer price index inflation target of 4%. तो जो अनवेवरिंग, वेवर करना क्या होता है कि आप अपने रास्ते पर चल रहे हो, एंड इफ़ यू वेवर मतलब आप अपने रास्ते से हट जाते हो. अनवेवरिंग क्या होगा कि आप वेवर नहीं कर रहे, आप अपनी जो पाथ है उस पर बिना कहीं मतलब सिंगल माइंडेड फोकस के साथ आप अपने पाथ पर चल रहे हो. तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो फोकस है, अनवेवरिंग फोकस, यानी कि फिक्स्ड जो फोकस है वो प्राइस स्टेबिलिटी पे है. अब वो क्यों है? इज इन्फॉर्म्ड लार्जली बाय इट्स मैंडेट टू अचीव द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4%. वो इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इन्फ्लेशन पे? क्योंकि उनका मैंडेट है, यानी कि उनको ये उनका ऑथोराइज. मैंडेट का मतलब क्या होता है कि किसी कोई काम को ऑथोराइज करना ऑफिशियली. तो जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका काम है कि उनको फोकस करना है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो 4% पर हो, इन्फ्लेशन 4% पर रहे. ठीक है, ये उनका मैंडेट है. अ गोल दैट इट हैज़ स्ट्रगल टू एक्चुअलाइज, और ये वाला जो गोल है 4% इन्फ्लेशन पे जो उनको रखना है CPI, दैट इट हैज़ स्ट्रगल टू एक्चुअलाइज. लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इस गोल को अचीव करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है. एक्चुअलाइज का मतलब भी क्या है? अचीव करना इस गोल को. ठीक है, राइट सिंस जनवरी 2021 इस टाइम से उसको इस गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. ओके, अ पीरियड ड्यूरिंग विच इन्फ्लेशन रिमेन स्टक अबव और क्लोज टू द अपर टॉलरेंस बैंड. इस टाइम पे कब से? जनवरी 2021 से अब तक क्या था? इन्फ्लेशन जो है वो स्टक थी. स्टक मतलब कि एक लेवल पर ही थी. स्टक अबव और क्लोज टू द अपर टॉलरेंस बैंड ऑफ 6%. तो 4% होनी चाहिए थे, पर जो इन्फ्लेशन थी वो 6% पर ही स्टक थी. ओके, 6% के अराउंड ही रुकी हुई थी. सो इन 20 ऑफ द 27 मंथ्स, तो 27 मंथ्स में, उस टाइम से लेके अभी तक 27 मंथ्स में, उनमें से 20 मंथ्स में इन्फ्लेशन 6% के अराउंड थी. मिस्टर दास एक्नॉलेज्ड that even as headline inflation has eased appreciably in March and April, slowing to 4.7% the first month of the current fiscal year from the bruising 6.7% average pace in 22-23, retail price gains were still above the target and expected to remain so according to the RBI's projections for 2024. Okay, तो एक थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, देखते हैं. तो मिस्टर दास ने एक्नॉलेज किया. एक्नॉलेज करना क्या होता है? ये माना, ठीक है, ये एडमिट किया या ये एक्सेप्ट किया कि इवन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन एज ईज्ड, कि पहले के कंपैरिजन में इन्फ्लेशन जो है ईज हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है. एप्रिशिएबली मतलब सिग्निफिकेंटली, काफ़ी ज़्यादा. पहले अराउंड 6% के अराउंड थी. ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में अब इन्फ्लेशन कम हो गई है सिग्निफिकेंटली इन मार्च एंड अप्रैल. ठीक है, स्लोइंग टू 4.7%, तो पहले से कम हो गई है, 6 से 4.7% हो गई है. इस
इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट मंथ में, यानी कि अप्रैल में, फ्रॉम द ब्रूजिंग 6.7%। ब्रूजिंग क्या होगा, ब्रूज क्या होता है, ठीक है, ब्रूज इज व्हेन यू गेट हर्ट, ठीक है, कोई चोट लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रूजेस हो जाते हैं। तो ब्रूजिंग 6.7% मतलब कि जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी कि वो हर्ट कर रही थी इकोनॉमी को, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रूजिंग को आप समझ सकते हो कि डिफ़िकल्ट कहेंगे या फिर ब्रूजिंग यहाँ पर कहना चाह रहे इट वॉज हार्मफुल, ठीक है। सो 6.7% एवरेज पेस इन 22-23। तो 6.7 से अब कम होकर 4.7 हो गई है। रिटेल प्राइस गेन्स पर स्टिल अबव द टारगेट, लेकिन जो रिटेल प्राइसेस हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस हैं, वो अभी भी टारगेट से ज़्यादा हैं और रहेंगे आरबीआई की प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी कि आरबीआई ने जो फोरकास्ट की है उसके हिसाब से भी अभी प्राइसेस हाई ही रहेंगे 23-24 में। The MPC, which has forecast CPI inflation to average 5.1% over the 12 months ending in March 2024, is cognizant of the continuing challenges. अभी आगे भी देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब उसने क्या किया, उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर इसको एक बार हटा दें तो द MPC इज कॉग्निजेंट ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग चैलेंजेस इन अलाइनिंग इन्फ्लेशन विद द टारगेट। तो अभी भी चैलेंजेस हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सामने और वो कॉग्निजेंट है। कॉग्निजेंट का मतलब अवेयर है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी पता है कि चैलेंजेस हैं और कॉन्टिन्यूइंग चैलेंजेस इन अलाइनिंग इन्फ्लेशन विद द टारगेट, कि टारगेट है 4% का, ठीक है। इन्फ्लेशन अभी भी 4.7% है और पहले 6.7% थी। तो दोनों को अलाइन करना है, यानी कि जो एक्चुअली इन्फ्लेशन है वो टारगेट के क्लोज हो, ठीक है। उसमें अभी भी चैलेंजेस हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूइंग यूज़ हुआ है, ये मॉडिफाई कर रहा है चैलेंजेस को। चैलेंजेस नाउन है, कॉन्टिन्यूइंग क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूइंग चैलेंजेस, दो चैलेंजेस हैं अभी भी कि जो टारगेट है उसको अचीव करने में। अच्छा, यहाँ पर क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, MPC ने क्या किया, विच हैज़ फोरकास्ट CPI इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.1%, कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो आरबीआई ने फोरकास्ट किया कि जो इन्फ्लेशन रहेगी वो 5.1% रहेगी, जो कि टारगेट से ज़्यादा है, इट शुड बी 4%, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा गिवन द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, और रीज़न क्या है उसके पीछे कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है कि क्या सिचुएशंस होगी ग्लोबली। Specifically, Mr. Das flagged the spatial and temporal distribution of rainfall during this monsoon in the wake of El Nino conditions. तो मिस्टर दास ने फ्लैग की, फ्लैग मतलब क्या होता है, नाउन होता है फ्लैग, और फ्लैग वर्ब का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। तो मिस्टर दास ने किस चीज़ की तरफ पॉइंट किया, उन्होंने कहा कि स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। स्पेशल, स्पेस से बना है स्पेशल, टाइम से बना है टेम्पोरल। तो स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब क्या होगा, स्पेशल मतलब कि कितने एरिया में रेनफॉल होती है और कितनी होती है, और टेम्पोरल मतलब कितने टाइम के लिए रेनफॉल होती है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके बारे में बात की है कि रेनफॉल कितने बड़े एरिया में होगी और कितने टाइम तक होगी, ठीक है, ड्यूरिंग दिस मॉनसून इन द वेक ऑफ एल नीनो कंडीशंस। तो एल नीनो कंडीशंस की वजह से ये अनसर्टेनिटी है कि रेनफॉल कैसी होगी इंडिया में। अनअबेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, उसके अलावा और किस चीज़ की तरफ ध्यान उन्होंने दिलाया, अनअबेटेड। अबेट का मतलब क्या होता है, कम होना या फिर रुकना, ठीक है। अनअबेटेड रेनफॉल, अनअबेटेड का मतलब क्या होगा, अनकंट्रोल्ड या जो लगातार हो ही रहा है। तो अनअबेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनअबेटेड ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशंस जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जियोपॉलिटिकल टेंशंस यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में टेंशंस जो है। अनसर्टेनिटी ओवर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, इंटरनेशनल कमोडिटी, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं यानी कि गुड्स हैं, ठीक है, उनको हम परचेज़ करते हैं, तो उन इंटरनेशनल मार्केट में भी जो प्राइसेस हैं वो भी अनसर्टेन है, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ शुगर, राइस एंड क्रूड ऑयल। तो कमोडिटी प्राइसेस, किस कमोडिटीज़ की बात की जा रही है, इनकी।
एंड द वॉलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है। वॉलेटाइल क्या होता है? कोई चीज़ वॉलेटाइल है मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है। तो जब फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो वॉलेटिलिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं एज अपसाइड रिस्क। तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है, तो यहाँ पर मिस्टर दास ने ये सब चीज़ें पॉइंट आउट की। कैसे? एज अपसाइड रिस्क टू दी MPC's इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस। अपसाइड रिस्क, अपसाइड मतलब कि इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग रिस्क हैं जो RBI इन्फ्लेशन के जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस मतलब कि अभी हमने ऊपर देखा फोरकास्ट, तो RBI ने फोरकास्ट तो किया 5.1% होगी नेक्स्ट 12 मंथ्स में, लेकिन ये सब चीज़ें हैं वो अनसर्टेनिटी लाती हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसकी तरफ मिस्टर दास ने जो है वो ध्यान दिलाया सबका। ओके, सो अनदर की फैक्टर फीडिंग इनटू द RBI's पॉलिसी अप्रोच इज इट्स कन्विक्शन दैट मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैव strengthened after the unrelenting focus on preserving price and financial stability। तो यहाँ पर एक और की फैक्टर फीडिंग इनटू का मतलब क्या होता है? हम फीड इनटू वर्ड यूज़ करते हैं, फीडिंग इनटू रिवर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस रिवर फीड्स इनटू दैट रिवर, मतलब ये रिवर का जो वाटर है फ्लो के दूसरे रिवर में जाता है। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, दीज फैक्टर्स फीड इनटू द RBI's मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पर फीड इनटू रिवर वाला नहीं है, यहाँ पर फीड इनटू का मतलब है कि एक और की फैक्टर जो कि RBI की पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो क्या है कि उसका कन्विक्शन मतलब बिलीफ, ठीक है। सो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या मानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैव strengthened after the unrelenting focus on preserving price and financial stability। कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पूरा फोकस किया, अनरिलेंटिंग, ठीक है, मतलब डिटरमाइंड। उन्होंने कंप्लीटली फोकस किया कि प्राइस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी रहे हमारी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रेंथन हो गए। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आप ये समझ सकते हो कि जो एक कंट्री है, ठीक है, तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जैसे बाकी सारे फाइनेंशियल सिस्टम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो इंडिया भी बाकी कंट्रीज से कुछ चीज़ें परचेज करता है, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो उस केस में इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जो इंडिया की पोजीशन है वो अच्छी है। और वो क्यों है? क्योंकि पूरा फोकस किस पे था? प्राइस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। टू बी श्योर, द इंक्रीज इन क्रेडिट कॉस्ट सिंस द RBI स्टार्टेड रेजिंग इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स इन May 2022 अपीयर्स टू हैव रिटार्डेड इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्टिविटी लास्ट ईयर। अब क्या होता है कि अगर RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, अगर उन्हें इन्फ्लेशन कम करनी है, ठीक है, एक काम करते हैं, ओके, सो अगर RBI को इन्फ्लेशन कम करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि अगर मनी सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि बिजनेसेस के पास भी कम मनी होगी अवेलेबल, ठीक है। कंज्यूमर्स के पास भी कम है पर बिजनेसेस के पास भी कम होगी। तो अगर RBI इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिवली अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर गिवन है कि अब RBI ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ किए, ठीक है, क्रेडिट जो लोन्स है वो महंगे हो गए, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। सो जब बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ किए तो उससे क्या हुआ? रिटार्ड हो गई, यानी कि डिक्रीज़ हो गई क्या?
इन्वेस्टमेंट्स एंड कंजम्पशन एक्टिविटी। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो गई। कंजम्पशन एक्टिविटी यानी कि लोगों ने प्रोडक्ट्स परचेज करने कम कर दिए। अब बेंचमार्क का क्या मतलब है? बेंचमार्क होता है कोई भी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से जब आप किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हो तो आप कहते हो ये बेंचमार्क है, ठीक है, इससे ही हम हर चीज़ को कंपेयर करके देखेंगे। तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स यानी जो आरबीआई डिसाइड करती है, उसके बेसिस पे फिर बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स में चेंज किया, इंक्रीज़ किए थे, जिसकी वजह से कंजम्पशन एक्टिविटी अफेक्ट हुई थी लास्ट ईयर। Bank credit data show the pace of growth in loans to industry, particularly the MSME and medium sectors, slowed appreciably last year. तो फोकस था इन्फ्लेशन कम करने पे, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोन्स हैं, लोन्स की जो ग्रोथ है वो कम हो गई इंडस्ट्री में लास्ट ईयर, ठीक है। और ये इंडस्ट्रीज़ भी मेंशन है कि किन इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ जो थी लोन्स की वो कम हो गई। The sequential contraction in estimated private consumption spending in the fourth quarter of the last fiscal year is also likely to have been to some degree a fallout of the higher borrowing costs. तो अब यहाँ पर वो चीज़ें बताई जा रही है कि क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हुए कि इन्फ्लेशन तो कम हुई, ठीक है, 6.7% से 4.7% पर आई, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। लोन्स में जो ग्रोथ थी, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो गई, ठीक है, ये सब मेंशन है। सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। तो रिटार्ड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, इन सब क्या डिक्रीज शो करते हैं। तो एस्टिमेटेड प्राइवेट कंजम्पशन, एस्टिमेटेड मतलब एक रफ एस्टिमेट, एक कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन किया गया था कि इतनी होनी चाहिए कंजम्पशन, पर वो उसमें भी कमी आई, वो भी रिड्यूस हो गई इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिजिकल ईयर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ होगा? इज लाइकली टू हैव बीन अ फॉल आउट ऑफ द हायर बोरोइंग कॉस्ट। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो बढ़ाए थे, जिसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि लोन्स महंगे हो गए, और उसकी वजह से ही इन सब चीज़ों में कमी आई। लोन ग्रोथ में भी कमी आई, और उसके साथ साथ प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में भी कमी आई, ठीक है। स्टिल एज मिस्टर दास एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर जोर डालना, ठीक है, किसी चीज़ पे फोकस करना। सो मिस्टर दास एम्फेसाइज पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड टू टेक देयर आइज ऑफ इन्फ्लेशन। ये सब नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स है दे कैन इल अफोर्ड का मतलब दे कैन नॉट अफोर्ड, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? टेक देयर आइज ऑफ इन्फ्लेशन। टेक देयर आइज ऑफ इन्फ्लेशन आप देख के समझ सकते हो कि वो इन्फ्लेशन से अपना फोकस नहीं हटा सकते इन सब चीज़ों के बाद भी। प्राइस स्टेबिलिटी इज आफ्टर ऑल अ पब्लिक गुड एंड अचीविंग ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन मस्ट रिमेन अ नॉन नेगोशिएबल गोल। और क्यों नहीं? क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो एक पब्लिक गुड है, ठीक है, यानी कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक, और उसे अचीव करना एक अचीविंग ड्यूरेबल इन डिसइन्फ्लेशन। ड्यूरेबल मतलब जो कि लॉन्ग टाइम तक रहे, लंबे टाइम तक लास्ट करे। तो ऐसे डिसइन्फ्लेशन यानी कि प्राइसेस जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इन्फ्लेशन इज अ राइज इन प्राइसेस, डिसइन्फ्लेशन इज अ फॉल इन प्राइसेस। तो ये एक गोल होना चाहिए, और कैसा गोल होना चाहिए? नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल मतलब कि जो चीज़ ज़रूरी है, इट इज़ अ नेसेसरी गोल, जिसके ऊपर आप डिबेट नहीं करोगे कि दिस इज़ फिक्स्ड, कि ये गोल तो है ही, ठीक है, नॉन नेगोशिएबल गोल। स्पेशली अमिड वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डिसइन्फ्लेशन अचीव करना, ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन क्यों होना चाहिए हमारा गोल? क्योंकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, लोगों के बीच में जो गैप है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिच है, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर है, और वो गैप इंक्रीज होता जा रहा है। तो अमिड वाइडनिंग इनकम इनइक्वालिटी, अमिड का मतलब इन द मिडल ऑफ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है, वाइडन हो रही है, एंड हाई लेवल्स ऑफ जॉबलेसनेस, और जॉबलेसनेस यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, या उसके लेवल्स हाई हैं उसकी वजह से। सो ये हमने अभी ये एक एडिटोरियल हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे। तो जो वर्ड्स थे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं
फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने देखे और यहाँ पर वो लिस्टेड हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और इनका PDF भी अवेलेबल होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। प्लीज़ share and subscribe to our channel, and thank you.